हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 30 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किया है नया मॉडल फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ का। अब इस मॉडल में क्या हुआ, तो बेसिकली जो एक सिटीज़न की मल्टीपल डिजिटल आईडीज़ होती हैं उनको यहाँ पर इंटरलिंक कर दिया जाएगा और सारी डिजिटल आईडीज़ को यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है एक यूनिक आईडी से। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर प्रपोज किया है नया मॉडल फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ का, जिसमें यहाँ पर सिटीज़न की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को इंटरलिंक कर दिया जाएगा और बेसिकली यहाँ पर जो मल्टीपल आईडीज़ हैं वो यहाँ पर एक्सेस की जा सकती हैं वाया वन यूनिक आईडी। अब इसकी वजह से जो बार बार वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिटीजन्स कैन यूज़ द डिजिटल आईडी फॉर अवेलिंग अदर थर्ड पार्टी सर्विसेज। तो यहाँ पर जो यूनिक आईडी दी जाएगी उसका यूज़ किया जा सकता है थर्ड पार्टी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इसके अलावा जो डिजिटल आईडीज़ उनको अगर लिंक कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से रिपीटेड वेरिफिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये मूव किसके अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मूव है अंडर द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो मिनिस्ट्री हैज़ मूव द प्रपोजल अंडर द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। अब इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, तो 2017 में इसका फेज़ 1 लॉन्च किया गया था इंडिया का। तो इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एंड डिजाइन्ड इन 2017। अब इसका व्यू क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आईटी डेवलपमेंट्स का यूज़ करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस विजन है उसके साथ। उसके बाद 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया इंडिया का। अब 2.0 वर्जन क्या बात करता है, तो 2.0 वर्जन ये बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ का जो आईटी आर्किटेक्चर उसको यहाँ पर यूज़ करना है और यहाँ पर कस्टमर्स तक हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड सर्विसेज पहुँचानी है। अपार्ट फ्रॉम अ फेडरल डिजिटल आइडेंटिटी, अब न्यू फ्रेमवर्क यहाँ पर जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए अलग अलग तरीके का आर्किटेक्चरल पैटर्न बताता है। जैसे कि स्टेट आर्किटेक्चरल पैटर्न अलग होगा, सेंट्रल आर्किटेक्चरल पैटर्न अलग होगा, बाकी यहाँ पर जो स्मॉलर डिपार्टमेंट्स होंगे उनका आर्किटेक्चरल पैटर्न अलग होगा। तो अभी ये तो प्रपोजल है, जब ये मूव हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डेली रेडीज रेड कारपेट फॉर ओमान डिफेंस ऑफिशियल। अब बेसिकली जो इंडिया है वो चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ जाए और इसके अलावा जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको हम काउंटर कर सकें। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ओमान के साथ अपने टाइज को वापस से री इन्वोग्रेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर दुख जो एयरपोर्ट है, की पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो ओमान के लोकेशन में दुक्म एयरपोर्ट कहाँ है। तो ये जो दुक्म पोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा की पोर्ट है और इसकी एक्सेस इंडिया को 2018 में ही मिल चुकी है। अब इंडिया और ओमान किस लेवल पर यहाँ पर टॉक्स करते हैं, तो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी के लेवल पे यहाँ पर टॉक्स होती हैं। तो जेएमसीसी द हाईएस्ट फोरम ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओमान इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इवैल्यूएट्स एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस। तो यहाँ पर डिफेंस लेवल के लिए जेएमसीसी जो टॉक्स हैं वो यहाँ पर होती है, लेकिन पिछले 3 साल से टॉक्स नहीं हुई हैं। 9th जो जेएमसीसी था वो 2018 में हुआ था, उसके बाद अभी होने वाला है। ओमान एक लौता ऐसा कंट्री है गल्फ रीजन में जिससे हमारे इंडिया के तीनों ही सर्विसेज जो हैं वो रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ओमान इज़ द ओनली कंट्री इन द गल्फ रीजन विद विच ऑल 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेस एंड स्टाफ टॉक्स। बाकी दुख में मैंने बता दिया, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं और इंडियन ओशन रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली अब इस बार जो जेएमसीसी उसमें यही बात होगी कि कैसे हम इस पोर्ट की एक्सेस को ऑपरेशनलाइज करना शुरू करें। तो ये आपको बस ओमान का दुख में जो पोर्ट है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा की पोर्ट है जिसकी एक्सेस इंडिया को 2018 में ही मिल चुकी है। तो दिस वॉज वन ऑफ द की टेक अवेज ऑफ पीएम मोदीज विजिट टू ओमान इन February 2018। और बाकी मैंने बता दिया कि ओमान गल्फ रीजन में एक इकलौता ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया की तीनों ही जो आर्म्स है, तीनों ही सर्विसेज की यहाँ पर रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। अब इंडिया और इजराइल के रिलेशंस जो यहाँ पर फॉर्मली इस्टेब्लिश हुए थे वो 30 साल पहले हुए थे। इसका मतलब ये है 1992 में हुए थे, अब उसको 30 साल हो चुके हैं। हमने इंडिया को रिकॉग्नाइज तो बहुत पहले कर लिया था, सितंबर 17 1950 में ही हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इजराइल जैसा एक कंट्री है। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश किए, तो वो उससे बेसिकली काफ़ी बाद में किए हैं। 1992 में जनवरी 29 1992 में यहाँ पर इजराइल के साथ हमने यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिजनर्स एक्ट 1894, जो कि बेसिकली ये बोलता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी भी प्रिजनर को यहाँ पर 14 दिनों से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है।
फ्रॉम सर्विस टू सर्विट्यूड। यहाँ पर IAS कार्डर रूल्स एंड IPS कार्डर रूल्स जो 1954 में बने हैं उसके काफ़ी रूल्स की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर रूल 5 ये बताता है कि एलोकेशन ऑफ मेंबर्स टू वेरियस कार्डर्स। दूसरी बात रूल 7 ये प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर किसी भी ऑफिसर को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो मिनिमम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसा नहीं होता है। बार बार यहाँ पर जब गवर्नमेंट बदलती है तो यहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है आर्बिट्ररली। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रूल्स चेंज करना चाहती है, ये रूल हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया रूल 8 और 9 क्योंकि इनको अब रिपील कर दिया गया है, तो इसीलिए हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट की बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पहला अमेंडमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑफिसर्स की कमी हो रही है। जो यहाँ पर 40% डेप्यूटेशन रिजर्व है वो यहाँ पर सेंटर को नहीं मिल पा रहा है। तो लास्ट 7 ईयर्स में अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डीप है। ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी यहाँ पर जो सर्विस कंडीशंस वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया जो वर्किंग कंडीशंस है, लॉन्ग वेट फॉर अ सुटेबल हाउस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे काम नहीं करना चाह रहा है। दूसरी बात, ज़्यादा पावर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं रही है। जो भी ज़्यादा पावर है यहाँ पर सब PMO के पास ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रखा है। तीसरा रीज़न यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को और ज़्यादा रिड्यूस किया जा रहा है। बाकी इम्पैनलमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता है, प्रमोशन में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो इन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर सेंट्रल डेप्यूटेशन में सर्व नहीं करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर खुद को पावर देना चाहता है कि वो यहाँ पर ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए बुला सके और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की नॉड ना लेनी पड़े। अब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है, तो पहली बात ये कि आपको रिक्रूटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ऑफिसर्स की कमी हो चुकी है। तो वन सजेशन इज टू इंक्रीज द नंबर रिक्रूटेड एनुअली सो दैट द अबंडेंस ऑफ ऑफिसर्स विल ऑबिलाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डेप्यूट ऑफिसर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, सर्विस कंडीशंस अच्छी करने की ज़रूरत है। अब इस मैटर को यहाँ पर सुलझाया जा सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। इसको यहाँ पर कन्फेडरेशनल फेडरलिज्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं, ये जो आर्टिकल है बीट्रेयल बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि इलेक्शंस में आज भी इशू अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है इंडिया में। तो अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी द बिगेस्ट इशू इन द इलेक्शंस दैट आर करेंटली अंडरवे, बट इफ़ यू फॉलो द करंट इलेक्शन कैंपेन्स तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ये जो है आयशा मलिक, ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज हैं, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब फ्रीडम रैली क्या है, तो बेसिकली कोहिमा में फ्रीडम रैली हो रहा है। वैक्सीनेशन जो मैंडेटरी बनाई गई है उसके अगेंस्ट कि इनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास राइट टू चूज़ होना चाहिए। अब ये वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं है, बस ये चाहते हैं कि जो इनका फ्रीडम है वो इनसे ना छीना जाए और इनके पास राइट टू चूज़ होना चाहिए कि वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो फ्रीडम रैली आपको पता होना चाहिए कि किस इशू को लेकर हो रही थी। तो ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन को लेकर हो रही थी और बेसिकली नागालैंड में हो रही थी। अब यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस अगर US लगा देगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बेसिकली यही फ़र्क पड़ेगा, जो यहाँ पर एवरेज रशियन है उसके लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो हार्शेस्ट US मेजर्स कुड मीन हायर प्राइजेस फॉर फूड एंड क्लोथिंग। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली क्या हो जाएगा, तो वही है कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर जो रबल है वो क्रैश कर जाएगा। बस यही हो सकता है सबसे ज़्यादा ख़राब जो सिचुएशन आ सकती है। अब जो इटली है उसके जो प्रेसिडेंट मैटारेला है उनका जो टर्म है हो सकता है कि उनको सेकेंड टर्म मिल जाए क्योंकि यहाँ पर वोट लॉक जैम हो गया है। तो बस यही इटली के हेड ऑफ स्टेट वही रहने वाले हैं। आगे हम चलते हैं, अब SBI ने एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया था। अब उस सर्कुलर में ये लिखा था, इफ़ प्रेगनेंसी इज़ ऑफ मोर देन 3 months तो कैंडिडेट को यहाँ पर अनफिट कंसिडर किया जाएगा और वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता है। और वो ज्वाइन तभी कर सकता है जब यहाँ पर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड को 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर 3 महीने से कम की प्रेगनेंसी तो उसको फिट कंसिडर किया जाएगा और वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। अब इसको काफ़ी बैकलैश देखने को मिला। पहली बात ये कहना है कि ये जो प्रपोजल है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और इलीगल है क्योंकि यहाँ पर ये मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है उसको यहाँ पर वॉयलेट करता है। दूसरी बात, उसके बाद यहाँ पर SBI ने क्या किया, SBI ने ये बोला कि हम इन प्रोविजंस को वापस लेते हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर एग्जिस्टिंग रूल्स देखे जाए SBI के तो वो ये हैं कि प्रेग्नेंट women कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन द बैंक अप टू 6 months ऑफ प्रेगनेंसी। बस उनको गायनेकोलॉजिस्ट से एक सर्टिफिकेट लेकर आने की ज़रूरत है कि इसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर उनको अलाउ होता है। लेकिन अब उसको रूल्स चेंज करने की बात की गई थी, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब जो चाइना है, चाइना का ये कहना है जो ताइवान है वो, ताइवान का तो ये कहना है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाइना का ये कहना है जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है।
अब लिथुआनिया ने क्या किया कि ताइवान की एम्बेसी अपने कंट्री में खोल दी। उसके बाद चाइना ने लिथुआनिया से अपने सारे लिंक्स तोड़ दिए, तो एंड पुश्ड फॉर्म टू सेवरल लिंक्स विद द बाल्टिक नेशन ऑफ 2.8 मिलियन पीपल। और उसके बाद ये कहना है चाइना का कि हम लिथुआनियन गुड्स को चाइना में नहीं आने देंगे, ज़्यादा कस्टम लगाएंगे। तो इट स्ट्रिक्चर्स इंक्लूड अ रिफ्यूज़ल टू क्लियर लिथुआनियन गुड्स थ्रू चाइनीज़ कस्टम। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्ट एप्लीकेशन है फ्रॉम लिथुआनिया, ये यहाँ पर चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, और ईयू फर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है कि जो लिथुआनियन का कंटेंट है वो यहाँ पर जो सप्लाई चेन आ रही है और जो यहाँ पर चाइना को एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें यहाँ पर जो लिथुआनिया से सामान आ रहा है बेसिकली उसको हटा दो। तो ये है कि लिथुआनिया ने जो है यहाँ पर ताइवान की एम्बेसी अपने यहाँ खोल दी, जिसकी वजह से चाइना नाराज़ हो गया और चाइना ये सारे स्टेप्स ले रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही, यहाँ पर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।